मुनाफिक था। आपने उससे फरमाया अच्छा जी, चलिए वापस आते हैं लैब से, लैब की ब्रेक से। ठीक है, तो ये मुझे बता दें, आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट देखे हैं आज की लैब में, वो अभी तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं कि हमने देखा कि एरे को हम किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, एरे को किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं मल्टीपल तरीकों से, किस तरीके से हम एरे की लेंथ मालूम कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है।
ठीक है। फिर साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, हमने देखा कि लेंथ से उसकी टाइप को मल्टीप्लाई कर देता है, डेटा टाइप को। ठीक है, डेटा टाइप की जो भी टाइप है उसको मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है। फिर हमने देखा कि हम एरे को किसी भी वैल्यू को नेगेटिव किस तरह कर सकते हैं, हम वैसे भी सिंपल किसी रजिस्टर की वैल्यू को का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव किस तरीके से कर सकते हैं यूजिंग नेगेटिव NEG कीवर्ड। ठीक है। फिर हमने देखा कि स्टैक मेमोरी क्या होती है, स्टैक के हमने एक एग्जाम्पल करके भी देखा एक स्टैक किस तरीके से काम कर रहा होता है, स्टैक के क्या क्या फंक्शंस हैं, पुश है, पॉप है, किस तरीके से वर्किंग हो रही होती है, इसकी एक हमने एग्जाम्पल भी रन करके देखी यहाँ पे। पुश काफ़ी सारी 5 वैल्यूज़ को पुश करा के देखा और फिर पॉप करके देखा कि ये लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। फिर हमने देखा कि अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि रैंडम 32 ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है। ये रैंडम 32 क्या कर रहा होता है, रैंडम 32 यहाँ पे आपका लैब मैनुअल कह भी रहा है, दी रैंडम 32 प्रोसीजर जनरेट्स एंड रिटर्न्स अ 32 बिट रैंडम इंटीजर इन EAX रजिस्टर। ठीक है। यानी कि EAX रजिस्टर में अगर हम कॉल रैंडम 32 करेंगे तो उसके नेक्स्ट लाइन में EAX रजिस्टर के अंदर से हम कोई भी वैल्यू फेच कर सकते हैं, यानी कि कोई भी 32 बिट की एक रैंडम वैल्यू कंप्यूटर जनरेट करके हमें दे देगा, वो हम किसी भी मल्टीपल ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। हम कोई गेम जनरेट कर रहे हैं, कोई पजल क्रिएट कर रहे हैं, कोई ऐसा गेम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम कोई लकी ड्रॉ कर रहे हैं, हम मल्टीपल फंक्शंस के लिए, या कई जगहों पे ऐसा उसको होता है कि आप वैल्यूज़ आपकी जो डिज़ायर्ड वैल्यू है उससे कोई रैंडम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर करके आउटपुट्स देखते हैं कि आपका आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है आउटपुट की। तो इसलिए आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए रैंडम को इस्तेमाल करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में रैंडम 32 का एक कीवर्ड है। ठीक है, जो 32 बिट रैंडम इंटीजर कोई भी आपको रिटर्न करता है अगर आप कॉल रैंडम 32 करें। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है कि एक वैल्यू के नाम से एक रजिस्टर ले लिया है। ठीक है, एक और उसके अंदर हमने डीवर्ड टाइप का है, अनइनिशियलाइज्ड है। फिर हमने कोड सेगमेंट में क्या किया है कि हमने कोड सेगमेंट के अंदर कॉल किया है रैंडम 32। ठीक है, उसके बाद हमने हमारी जो वैल्यू का हमने वर्ड लिया, ये डी वर्ड लिया हुआ था, इसके अंदर हमने EX की जो भी रैंडम वैल्यू आई है वो स्टोर की है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम प्रिंट करें, तो क्या करेंगे हम, मूव EDX कॉमा वैल्यू रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद हम करेंगे कॉल राइट इंटीजर। ठीक है, कॉल CRLF एग्जिट मेन। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे, कि हमने मेन प्रोसीजर कॉल नहीं किया। ये देखिए, इसने हमें एक 32 बिट की रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे दी। ठीक है, एक 32 बिट की इसने हमें रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे दी। ये काम आपका कर रहा होता है रैंडम 32। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अब हमारे पास आता है रैंडम रेंज। रैंडम रेंज क्या कर रहा होता है, ये रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, लेकिन इसके अंदर हम यूज़र खुद अपनी रेंज स्पेसिफाई कर रहा होता है कि आइदर तुम 0 से लेके 50 तक के दरमियान की कोई वैल्यू जनरेट करना, या फिर 0 से 100 तक की कोई वैल्यू जनरेट करना, या 0 से 200 तक की करना। तो इसमें ये यहाँ पे लिखा भी है कि द रैंडम रेंज प्रोसीजर प्रोड्यूसेस अ रैंडम इंटीजर विद इन द रेंज ऑफ 0 to n-1। ये 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक चलती है। n यहाँ पे क्या है, यूज़र इनपुट। n-1 तक चलेगी। अगर मैं 100 दूंगा यूज़र इनपुट तो ये 99 तक चलेगा, यानी कि 100 -1 n-1। और 0 से n-1 की कोई भी वैल्यू
ये मुझे प्रिंट कर देगा, ये 200 नहीं देगा, ये 101 नहीं देगा, ठीक है, ये 100 नहीं देगा, ये इस रेंज के दरमियान में देगा। तो रैंडम रेंज हमें ये काम कर रहा होता है। इसको भी हम इसी तरीके से इनिशियलाइज कराते हैं कि हम अच्छा इसके अंदर हम EAX रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में हम रैंडम रेंज पास करेंगे, तो n जो है यहाँ पे ये EAX की जो भी वैल्यू है उसको कंसिडर कर लेगा। यानी अगर मैंने यहाँ पे कोड सेगमेंट में मूव EAX में 100 स्टोर किया, तो ये अब मुझे 0 से 99 तक की कोई भी एक वैल्यू रैंडमली जनरेट करके देगा, जिसको मैंने वैल्यू के अंदर डाल के प्रिंट करा देना है। मैं चाह रहा हूँ कि 0 से 200 तक की कोई वैल्यू हो, तो वो 200 मैं यहाँ पे दे दूंगा, 201 दे दूंगा, ताकि वो n-1 तक चल जाए। ठीक है, अब जब मैं 100 दूंगा तो ऐसा नहीं है कि ये मुझे 500 दे देगा, क्योंकि ये मैंने रेंज स्पेसिफाई कर दी है। तो रैंडम रेंज ये काम कर रहा होता है। रैंडम 32 आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है, 32 बिट के अंदर बस वो आनी चाहिए। इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने अपनी जो वैल्यू का था इसके अंदर यहाँ कॉल रैंडम रेंज किया, तो ये EAX में हमने 100 स्टोर किया था, तो ये 99 तक की कोई वैल्यू हमें 0 से 99 के दरमियान कोई भी वैल्यू हमें दे देगा। उसके बाद हमने क्या किया, मूव EDX कॉमा वैल्यू, जो वैल्यू आया है उसमें किया, और कॉल राइट डेसिमल, ठीक है, और कॉल CRLF से न्यू लाइन। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे आप देखेंगे कि ये एरर दे रहा है, यहाँ पे मेन प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देखिए इसने 94 हमें दे दिया। ये एक रैंडम इसने वैल्यू जनरेट की है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 दिया हुआ था, तो इसने मुझे 102 नहीं दिया, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं दी, 0 से 94 तक की कोई वैल्यू दी, 0 से 100 तक की कोई वैल्यू दी है। ठीक है, ये रैंडम इस तरह काम कर रहा है। लेकिन अब होता ये है कि जाहिर है वो कोई कैलकुलेटेड वैल्यू ही हमें दे रहा होगा। हमें लगता है कि हमें कोई रैंडम वैल्यू मिली है, लेकिन ये हम जब भी इसको 100 रेंज देंगे, तो अब मैं दोबारा भी इसको क्लीन करके रन करूँगा, मुझे ये वैल्यू क्या देगा, 94 ही दे रहा है। मुझे जो लग रहा था कि शायद ये रैंडम वैल्यू दे रहा है। अगर मैं इसको 102 कर दूंगा, फिर रन करूंगा, ये मुझे रैंडम वैल्यू कुछ और दे देगा। मैं अगर इसको 50 कर देता हूँ, तो ये मुझे रैंडम वैल्यू कोई और दे देगा, लेकिन वो रैंडम नहीं होगी, क्योंकि अब मैं जब दोबारा इसको रन कर रहा हूँ तो फिर भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सेम वैल्यू ही आ रही है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या होगा, हमें तो लग रहा है रैंडम दे रहा है, लेकिन वो रैंडम नहीं है, वो भी एक कैलकुलेटेड हर रेंज के हिसाब से उसने कैलकुलेट करके रखी है। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ आती है रैंडमाइज। रैंडमाइज क्या कर रहा है, रैंडमाइज और रैंडम रेंज एक साथ चलते हैं, एक सिंक्रोनसली काम करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है रैंडमाइज जनरेट अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी कि हर दफ़ा एक यूनिक नंबर क्रिएट करेगा। यू नीड, जैसे अभी यहाँ पे हमने पहले देखा कि यूनिक नहीं हो रही थी, सेम टू सेम वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पे ये यूनिक करेगा। यू नीड ओनली टू कॉल रैंडमाइज वंस एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, जब आप प्रोग्राम को बिगिन करेंगे तो आपने मेन प्रॉक के बाद कॉल रैंडमाइज कर देना है। अब उसके बाद आप जब जब भी रैंडम रेंज कॉल होगा, तो वो हर दफ़ा सेम रेंज के अंदर से ही कोई वैल्यू निकाल के देगा, लेकिन वो होगी यूनिक वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम रिटन है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि कोड सेगमेंट के अंदर कॉल रैंडमाइज कॉल हो गया, फिर एक लूप चल रहा है। ठीक है, लूप्स आप लोगों ने जाहिर पढ़े हुए होंगे। इस लूप में हो क्या रहा है कि मूव कर दिया ECX में 10। ECX आपको पता है काउंटर है, जब आप लूप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ECX को देते हैं, ताकि ECX क्या काम कर रहा होता है, ये ECX अगर 10 है तो लूप की एक आइटरेशन के बाद ये माइनस माइनस पे काम करता है, यानी कि 10 के बाद एक आइटरेशन खत्म हुई, लूप दोबारा कॉल हुआ, ये 9 हो गया, फिर ये लूप वापस चला, ये 8 हो गया, फिर 7 6 5। तो ये जब 10 टाइम्स चल जाएगा और इसकी वैल्यू माइनस माइनस होते होते 0 हो जाएगी, तो 0 पे ये लूप एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ECX ये काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ECX वैसे ही आप लोगों को पता होगा बिल्ट इन काउंटर का काम करता है। और फिर L1 का एक लेबल गिवन है, उस लेबल के अंदर क्या काम हो रहा है, मूव EAX में 50। ठीक है, यानी कि ये रैंडम की एक रेंज बता दी है कि 50 की रेंज में से तुमने कोई रैंडम जनरेट करना है, तो ये 0 से
49 तक की कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, उसको राइट डेसिमल करेगा, एक दफ़ा चलेगा, फिर सेकंड ये 9 हो जाएगा, फिर एक दफ़ा चलेगा तो ये फिर 50 में से कोई वैल्यू देगा। तो अब ये हर दफ़ा अब आप देखेंगे जितनी दफ़ा 10 दफ़ा लूप चलेगा 10 वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन 10 की 10 यूनिक होंगी और रैंडम भी होंगी। तो इसको हम करके देखते हैं। ये देखिए 10 वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, 0 से 49 के दरमियान है, और 10 की 10 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 वैल्यूज़ रैंडम है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम रैंडम कॉल रैंडमाइज कॉल हुआ है सबसे पहले, उसके बाद ये लूप चला है 10 दफ़ा, ठीक है, और 10 की 10 दफ़ा में इसने 0 से 49 के दरमियान कोई रैंडम वैल्यू दी है। मैं रैंडमाइज कॉल नहीं करता तो ये हर दफ़ा सेम ही वैल्यू दे देता मुझे। तो ये काम रैंडम रेंज और रैंडमाइज ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनसली काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेशन आता है रीड कैरेक्टर, रीड राइट कैरेक्टर। जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे पास रीड इंटीजर और राइट इंटीजर होता है। इस तरीके से रीड डेसिमल, राइट डेसिमल, या यूज़र से इनपुट लेना है तो रीड डेसिमल या रीड इंटीजर, और यूज़र को आउटपुट स्क्रीन पे शो कराना है कुछ, आप राइट इंटीजर, राइट डेसिमल। इसी तरीके से जब आप करेक्टर के ऊपर काम करते हैं, करेक्टर क्या होता है, चार क्या होता है, चार एक एलिमेंट होता है, यानी कि अगर ए है, बी है, सी है, डी है, तो वो एक एलिमेंट या नंबर्स में कोई 1 2 3 4, तो ये एक करेक्टर होता है, या कोई आपका कॉमा है, डॉट है, ये एक करेक्टर होता है। तो आप जब भी कोई इस तरीके के करेक्टर उसमें वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो जाहिर है अगर आप किसी से यूज़र से स्ट्रिंग ले रहे हैं, कोई सपोज किसी का नाम आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और उसको स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे अब मुझे शाहरुख को स्टोर करना है तो मुझे SHAH करके लेना पड़ेगा, और मैं इसकी इस स्टैक मेमोरी की टाइप करेक्टर रखूँगा और मैं इस तरीके से पुश कराते जाऊँगा वैल्यूज़ जो भी यूज़र ने दी है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे 4 काम आएगा, रीड कैरेक्टर, राइट कैरेक्टर, यानी कि यूज़र से जो इनपुट लेना है वो सिर्फ एक कैरेक्टर हो, उससे आगे उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे हो रहा होता है। जब मैं S लिखूँगा और उसके बाद H लिखूँगा, अगर इसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है तो ये क्या होगा, रीड कैरेक्टर कर रहा है, तो ये S के बाद मैं H लिखने लगूँगा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और वो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एक S के बाद फिर S यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर S यहाँ आ जाएगा, फिर H यहाँ आ जाएगा, E आ जाएगा, तो इस तरह पूरा शाहरुख नाम स्टोर हो जाएगा स्टैक में। तो ये रीड कैरेक्टर इस तरीके से आपका काम कर रहा होता है, और फिर जब आप दोबारा से उस शाहरुख को प्रिंट कराने के लिए पॉप कराना शुरू करेंगे यहाँ पे, तो वो रिवर्स ऑर्डर में मेरा नाम पूरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। तो यही आपका आज का लैब टास्क भी है कि जिसमें आपने यूज़र से इनपुट लेना है और आउटपुट रिवर्स ऑर्डर में कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि इन्होंने सिंपल एक 4 बाइट लिया हुआ है और रीड कैरेक्टर करते चले जा रहे हैं, ठीक है, और उसको AL रजिस्टर के अंदर स्टोर किया है, क्लियर स्क्रीन, फिर राइट कैरेक्टर। तो वो ही चीज़ यूज़र से इनपुट लेते जा रहे हैं और यूज़र स्क्रीन पे आउटपुट दिखाते जा रहे हैं। तो ये रीड कैरेक्टर इस तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से हेक्सा है, रीड हेक्सा, जैसे रीड इंटीजर राइट इंटीजर था, वैसे अगर आपने हेक्साडेसिमल कोई वैल्यू लेनी है तो रीड हेक्सा, राइट हेक्सा है। ये एग्जांपल्स आप लोग रन करके देख लीजिएगा, ड्राई रन करके देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये इस तरह काम कर रही हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ें, इसमें कुछ इतना है नहीं, बस यहाँ पे मेन प्रोसीजर के अंदर 2-3 लाइन ऑफ कोड है, वो आप जब आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये काम किया हुआ है, ठीक है। फिर आपके पास हेक्सा, आपको पता है कि 16 वैल्यूज़ होती हैं 0 से 15 तक, और जिसके अंदर 0 से 9 तक की आपके पास नंबर्स होते हैं, और 10 से लेके 15 तक ए 10 होता है ए, फिर 11 होता है बी, इस तरीके से 15 तक एफ तक आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ए टिल एफ और 0 टिल 9। तो आपके पास टोटल कितने कैरेक्टर्स हो जाते हैं, 16, ठीक है। तो ये अगर आपने इस तरीके की हेक्साडेसिमल कोई वैल्यू लेनी है तो रीड हेक्सा, और आउटपुट स्क्रीन पे हेक्साडेसिमल वैल्यू शो करानी है तो वो राइट हेक्सा होगी। तो इसी तरीके से आप यूज़र से इनपुट लेना है तो रीड हेक्सा, और आउटपुट शो कराना है तो राइट हेक्साडेसिमल। फिर इंक्रीमेंट का ऑपरेशन आता है, यानी अगर मेरे पास ये
ये एक कोड सेगमेंट है, मेरे पास कोई भी वैल्यू है EAX रजिस्टर में, सपोज 10 है, मैं इंक्रीमेंट यानी कि INC का कीवर्ड यूज़ करूँगा, इंक्रीमेंट EAX। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे पास EAX में 10 नहीं होगी, 11 होगी, ठीक है। और फिर मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो 2 दफ़ा इंक्रीमेंट कर दूंगा तो वो 12 हो जाएगी, 3 दफ़ा तो 13 हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट जो है वो +1 के ऊपर काम कर रहा होता है, वो हर दफ़ा में +1 करता चला जाता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करके भी देखूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे मूव EAX में 10 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको राइट डेसिमल करवाया है कि यानी कि पहली दफ़ा में 10 आएगा, पहली दफ़ा में 10 है, फिर सेकंड टाइम में 11। अगर मैं इसको 2 दफ़ा इंक्रीमेंट कर दूँ, ठीक है, ये बल्कि 3 दफ़ा कर दूँ, ठीक है, क्या होगा, ये 13 हो जाएगा। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? एक मिनट, अभी आ गई, सही है। अच्छा, टास्क अभी आप लोगों को पता लग जाएगा इन द एंड ऑफ द लैब कि टास्क आपका क्या है, ठीक है। ये देखो, ये पहले 10 था क्योंकि मैंने यूज़र यहाँ से 10 लिया हुआ है, और जब मैंने इसको 1 2 और 3 दफ़ा इंक्रीमेंट करके फिर राइट डेसिमल किया तो ये 13 हो गया, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट इस तरह काम कर रहा है कि ये +1 पे काम कर रहा है। इसी तरीके से डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट का कीवर्ड है DEC, जैसे इंक्रीमेंट का INC था वैसे डिक्रीमेंट का DEC है। अब इसमें 10 वैल्यू है, मैं डिक्रीमेंट करूँगा तो वो 9 हो जाएगी, DEC EAX करूँगा, डिक्रीमेंट EAX 9, फिर एक और दफ़ा तो 8। इस तरीके से ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वर्क कर रहा होता है। इनको आप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा। फिर एक्सचेंज है, एक्सचेंज क्या कर रहा होता है, दो वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर रहा है, यानी कि एक रजिस्टर EAX है, एक EBX है। एक्सचेंज EAX EBX करूँगा तो इस EAX की वैल्यू EBX में चली जाएगी और EBX की AX में आ जाएगी। या यहाँ पे अगर ये दो यहाँ पे ये दिए हुए हैं रजिस्टर्स कि वैल्यू डी वर्ड के अंदर 5 है, वैल्यू 2 में 6 है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन प्रोसीजर में EAX के अंदर वैल्यू यानी कि 5 स्टोर कर दिया और EAX और वैल्यू 2 को एक्सचेंज कर दिया, XCHG, ये एक्सचेंज का ऑपरेशन, ठीक है। इससे दोनों की वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगी, इसकी वैल्यू इसमें चली जाएगी और इसकी इसमें। और जब आप राइट डेसिमल करेंगे तो EAX के अंदर पहले जो 5 वैल्यू थी वो 5 नहीं होगी, वो 6 होगी, क्योंकि वो एक्सचेंज हो गई है वैल्यू 2 से। और वैल्यू 2 को आप जब आउटपुट राइट डेसिमल करेंगे तो वो उसके अंदर 5 होगी, 6 नहीं होगी। तो ये एक्सचेंज भी इस तरीके से आप लोग करके देख सकते हैं ये किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं, इनको आप लोग खुद रन करके देखें तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर हमारे पास मूव ZX और मूव SX आता है। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को मेरे ख्याल से पहले भी पता होगी कि हम क्यों यूज़ करते हैं मूव ZX और मूव SX, क्योंकि या नहीं पता है, मूव SX और मूव ZX का के बारे में आप लोगों को पता है कि हम ये क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? अच्छा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि आप ये चीज़ आप लोगों ने पहले शायद आप लोगों को सर्वकाश ने बताई होगी कि हम किसी लैब में हम जब दो ऑपरेंड्स को आपस में मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि कोई वैल्यू मूव कराते हैं, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो जो बिट्स हैं वो दोनों की सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों का साइज सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू वर्ड टाइप की ले रहा हूँ तो मुझे आगे EAX के अंदर स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि EAX होता है 32 बिट
और वर्ड होता है मेरे पास अच्छा वर्ड के साथ तो मैं कर सकता हूँ, बल्कि वर्ड होता है मेरे पास 16 बिट, तो 16 बिट और 32 बिट आपस में कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, यानी मैं अगर बाइट यूज़ कर रहा हूँ और साथ में मैं AX यूज़ कर रहा हूँ तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। मुझे उसके लिए AL AH BH CH DH इस तरीके का कोई रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा जो दोनों के 8 बिट हों या दोनों 16 बिट हों या दोनों 32 बिट हों, ठीक है, तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऑपरेटर बड़ा है 32 है, एक छोटा है कोई 16 है या 8 है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास या अगर तो मेरे पास वैल्यू आ रही है अनसाइंड, यानी कि वो पॉजिटिव ही वैल्यू है, तो फिर मैं मूव ZX कर देता हूँ। मूव ZX का क्या मतलब है, मूव कर दो वैल्यू को आपस में विद जीरो एक्सटेंशन। तो होगा ये कि अगर 32 बिट वैल्यू है, 32 बिट रजिस्टर के अंदर मैं 16 बिट वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, तो 16 बिट्स तो चली जाएंगी और बाकी जो बिट्स बचेंगी एम्प्टी नहीं रहेंगी, वहाँ पे जीरो एक्सटेंशन चली जाएगी, यानी कि वो बाकी 16 बिट्स में जीरोज आ जाएंगे, तो वहाँ पे एरर नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर मैं साइंड वर्ड के लिए कर रहा हूँ तो मैं विद साइंड एक्सटेंशन कर दूंगा, तो वो आपस में कंपेटेबल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिर अब आप आके ये लैब टास्क आ जाता है। लैब टास्क आपका क्या है, ये लैब टास्क आप लोग पहले कर चुके हैं, आप लोगों को सर ने दिया था, या ये भी आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? जी, लैब टास्क आप लोग ये पहले कर चुके हैं? एक मिनट, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये नहीं किया, ठीक है। तो लैब टास्क आपका ये है कि आपने, सर हमें लैब मैनुअल से नहीं देते थे, अच्छा। वैसे इस लैब का फॉर आपकी प्रैक्टिस के लिए लैब टास्क ये है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आप लोग पहले तो देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर ये है कि अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अच्छा आप लोगों का जो सर, आप लोगों के जो सर हैं वो आप लोगों की जो भी जूम की रिकॉर्डिंग होती है वो क्या यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं या कोई ड्राइव पे अपलोड करते हैं, वो क्या करते हैं? सर LMS पे। LMS के ऊपर वीडियो अपलोड कर देते हैं या उसका कोई लिंक अपलोड कर देते हैं? सर वो लिंक होता है। ठीक है, चलें हाँ फिर सर, आप वो लोगों की, LMS से अपलोड करते थे ताकि LMS से ही हम लोग देखते थे सारी वीडियोस। ठीक है और ठीक है। जो हमें सर जो लैब टास्क देते थे ना सर, खुद से देते थे, मतलब लैब मैनुअल से हमें नहीं देते थे कुछ चीज़। ना हमें ठीक है कभी मैनुअल से पढ़ाया, तो सर खुद से ठीक पढ़ा देते हैं हमें। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा वैसे आप लोग अगर तो सर जी जी क्या कह रहे हैं आप? जी जी सर सर मैं एक चीज़ ये कह रहा था सर, हमारी कुछ लैब्स के अंदर ज़ीरो लगे हुए हैं। तो मेरी सर वकास अहमद से बात हुई थी, सर ने कहा था कि आप उनको कह दीजिएगा कि वो मार्क्स लगा दें। वो किसी वजह से हम लोग लैब सबमिट नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोगों ने कर दी थी बाद में। लेकिन ये है कि उसके मार्क्स जो है ना वो ज़ीरो लगे हुए थे, तो सर ने कहा था कि उनको बोलिएगा कि मार्क्स लगा दें, अगर वरना मेरी बात करा देना। अ, मुझसे बोलने के लिए कहा था सर वकास ने आपको? जी जी बिल्कुल। अच्छा चलिए मैं पूछ लूँगा उनसे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये, सर सर जी, सर मेरी भी सर से बात हुई है। मेरा जो है ना वो लैपटॉप अच्छा आपके हो जो गया, तो सर मैंने नया वकास हैं, लैपटॉप। सर वकास हैं ये कहीं गए नहीं हैं, ये सिर्फ आज की लैब में नहीं थे, नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट लैब्स होंगी सर आपकी उसके अंदर सर वकास होंगे। मेरी मेरी भी सर वकास से यही बात हुई थी कि 4 लैब्स के अंदर मेरे जीरो लगे हुए थे। उन्होंने कहा था मैं अपने नए इंस्ट्रक्टर से कहिएगा ये बात। अच्छा मेरे ख्याल से आपके जो सर वकास हैं वो कहीं गए नहीं हैं, वो नेक्स्ट लैब में आपके सर वकास ही लैब ले रहे होंगे, ठीक है। सर उनका मैसेज आया था कि उन्होंने कीट लेफ्ट कर दिया। अच्छा चलें, ये चीज़ जो है ये आप लोगों को अपकमिंग लैब में फिर पता लग जाएगी, अगर ऐसा होगा तो मुझे भी पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैं असाइन होऊंगा एज ए लैब इंस्ट्रक्टर तब भी मुझे पता लग जाएगा। वैसे आज की जो लैब थी इसके अंदर आप लोगों का क्या रिव्यू है, आप लोगों को समझ आई है, कॉन्सेप्ट्स कुछ समझ आए हैं या सारी सर के ऊपर से गई है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल समझ आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अगर अगर तो मैं आप लोगों का लैब इंस्ट्रक्टर असाइन होता हूँ, नेक्स्ट लैब से ही मैं पता कर लूँगा।
अगर मैं होता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को अपना यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ पे मैं अपने बाकी सारे सेक्शंस की भी और बाकी सारे कोर्सेज की भी वीडियोस शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे यस सर, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर जो भी आप लोगों की क्लास का सीआर होगा वो मुझे बता देगा, तो फिर मैं कर लूँगा। तो पहले मैं ये ज़रा कंफर्म कर लूँ, ठीक है, तो फिर आप लोगों को पता लग जाएगा। अच्छा, ये लैब टास्क जो हैं आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, अभी अभी तो आप लोग इसको फिर लीव कर दें, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट लैब से देखेंगे कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। आज की फिर हम लैब को यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं, और अगर तो फिर मुझे असाइन किया गया तो फिर आपसे नेक्स्ट लैब में मिलते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। सर अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज सर। अटेंडेंस सर। अच्छा, एक एक चीज़ रह गई। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं ना, अभी 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप लोग 20 के 20 चैट के अंदर जो है ना प्रेजेंट लिखते हैं, ठीक है। जिस जिसकी प्रेजेंट यहाँ पे चैट के अंदर आ जाएगी, उन सबकी अटेंडेंस लग जाएगी। बस एक एक दफ़ा लिखने, दो दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक दफ़ा आप लिख। सर लगा के लीव कर दें। ठीक है, जो जो प्रेजेंट लिखता सर जा रहा है उनकी अटेंडेंस। अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। चैट के अंदर आप लोग प्रेजेंट लिख दें, जो जो रह गए वो चैट के अंदर प्रेजेंट लिख दें अपने नेम और एनरोलमेंट के साथ, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। सर जिन्होंने अटेंडेंस लगा दी वो लीव कर सकते हैं। बिल्कुल लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर।